विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी बेहतरीन होंगे और पुनः अपनी इसी तैयारियों की श्रृंखला के अंदर जुड़ गए होंगे। हमने पिछली क्लासों के अंदर पाचन तंत्र कंप्लीट कर चुके थे और हमने हमारे शरीर के अंदर होने वाली घटना जिसको हम श्वसन कहते हैं उसको प्रारंभ कर चुके थे। जैसे आप सभी मुझे देख भी पा रहे होंगे और मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को समझाया था कि हमारे नासा मार्ग जो होता है, नाक वाला जो भाग होता है, उसके बाहर की तरफ अगर आप अंगुली लेके जाओगे तो आपको फील होगा कि जैसे कोई गर्म एयर बाहर निकल रही है और कुछ वायु जो है वो अंदर जा रही है। तो वायु का अंदर जाना, बाहर आना, यही तो हमारा श्वसन है। लेकिन हमने छोटी क्लासों में भी ये पढ़ा है कि हम जिस वायुमंडल से जिस वायु को ग्रहण करते हैं, वो ऑक्सीजन के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करती है और CO2 के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलती है। लेकिन ये बात हम भूल जाते हैं कि वायुमंडल से सभी गैसों को हम ग्रहण भी करते हैं और अंदर हमारे शेष वायु जो होती है उसको बाहर भी निकालते हैं। तो विद्यार्थियों, हम प्रारंभ करें। पिछली क्लास का मैं जल्दी से आप लोगों को एक बार दोहरा देता हूं। हमने पिछली क्लास के अंदर सबसे पहले श्वसन की परिभाषा पढ़ी थी, जिसमें हमने जाना था कि वायुमंडलीय वायु को ग्रहण करना, फेफड़ों में भेजना और फेफड़ों के अंदर CO2 को बाहर निकालना हमारी श्वसन की प्रक्रिया थी। हालांकि इसमें और भी ऑर्गन्स, अंग हमारे जो है वो भाग ले रहे थे। उसके पश्चात हमने जाना कि श्वसन दो प्रकार का है। एक तो वो श्वसन जिसमें ऑक्सीजन जो है वो हमारी कोशिकाओं में जाकर के ग्लूकोज को तोड़ता है। आपको पूछूं कि आप जो बाहर की वायु होती है, वायुमंडलीय जो वायु होती है, उससे कौन सी गैस को ग्रहण करते हो? तो आप बोलोगे हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों से वो हृदय के बाएं भाग में जाती है और हृदय से वो आपकी कोशिकाओं में चली जाती है। कोशिकाओं में ऑक्सीजन उतर के सर्वप्रथम आपको जो भोजन से ग्लूकोज मिला था उसका विखंडन करती है और उस विखंडन से CO2, H2O और ऊर्जा प्राप्त होती है। CO2 आपके लिए हानिकारक पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है। H2O जल के अणुओं का आपका शरीर यूज कर लेता है और ऊर्जा जो होती है उसके लिए तो आप सारा का सारा प्रयास कर ही रहे हो। CO2 जो होती है उसे पुनः हृदय में भेजा जाता है और हृदय से आपके फेफड़ों में और फेफड़ों से आप बाहर उसको निष्कासित कर देते हो। ये जो प्रक्रिया थी उसको हम कहते हैं वायवीय श्वसन। एक बार गौर करना, ग्लूकोज को किसने तोड़ा? ऑक्सीजन ने। जहां पे ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ता है उसे हम कहते हैं वायवीय श्वसन। और एक ऐसी प्रक्रिया भी होती है जैसे आप कोई कठिन कार्य करते हो, हार्ड वर्क करते हो, उस समय तुम्हारे शरीर को ऊर्जा जो है वो अधिक चाहिए। अब अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे शरीर को ऊर्जा क्या चाहिए? अधिक चाहिए। अब मेरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन तो पर्याप्त मात्रा में जा पाएगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई मेरे को ऊर्जा ज्यादा चाहिए तो मेरे शरीर में ऑक्सीजन पूरे पार्ट से अंदर जा रहा है, ऐसा तो है नहीं। मेरे नासा मार्ग से जाएगा उतना ही जाएगा जितना वो जाता है। लेकिन मेरे शरीर को ऊर्जा अधिक चाहिए तो उसके लिए मेरे शरीर ने क्या किया? बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज को तोड़ दिया। भोजन से मुझे ग्लूकोज मिला था, उसको बिना ऑक्सीजन के ही तोड़ दिया। उस प्रक्रिया को हम कहते हैं अनोक्सी या अवायवीय श्वसन। और यह घटना सिर्फ और सिर्फ कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है और वायवीय श्वसन जो है वो कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में संपन्न होता है। तो विद्यार्थियों, हम प्रारंभ करें। हमने कल की क्लास में अंतिम चीज देखी थी परिवहन, गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन। और यहां से एक क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण होता है कि जैसे मैं बात करूं आपके ऑक्सीजन की, O2 का परिवहन। O2 का जो परिवहन होता है डियर विद्यार्थियों, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि 97% तो आपके आरबीसी के द्वारा होता है और 3% जो है वो प्लाज्मा में गुलित रूप में होता है। हम बात करें कि आरबीसी के साथ में आपका ऑक्सीजन कैसे जुड़ता है, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आरबीसी जो है इसका रंग कैसा है? लाल। और आरबीसी हमारी बनी होती है डियर विद्यार्थियों हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन से। और हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें पाया जाता है हिम तो वर्णक, वर्णक का नाम आते समझ जाना कि कोई ना कोई रंग प्रदान कर रहा है। और यहां जो ग्लोबिन है, ये ग्लोबिन यहां पे डियर विद्यार्थियों क्या है? प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन के अंदर हिम वर्णक है और ये ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। अब ये किससे बनेगा? तो विद्यार्थियों ये बनता है आयरन से। किससे बनेगा? आयरन से। तो जब आपके भोजन में आयरन अधिक होता है तो आपको आयरन से हिम वर्णक प्राप्त होता है और हिम से आपको हीमोग्लोबिन बनेगा, हीमोग्लोबिन से आपकी आरबीसी बनेगी। तो यहां पे हमारी जो आरबीसी है इसके अंदर कौन उपस्थित है? हीमोग्लोबिन। मैं इसको लिखता हूं HB से, हीमोग्लोबिन। तो हमारा जो ऑक्सीजन है ये इस हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ करके जाता है। हमारा ऑक्सीजन जो है
वो हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ेगा और हीमोग्लोबिन के साथ में बैठ करके शफर पे निकल जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ता है। जब दोनों जुड़ जाएंगे, जब दो चीजें जुड़ जाती हैं तो नया नाम उनका बाहर निर्मित होगा, इसको हम बोलेंगे ऑक्सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बंध। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बंध के द्वारा आपके ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ में परिवहन होता है। देखो हमारा ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ में जुड़ गया, हीमोग्लोबिन के साथ में, और जुड़कर के इसने एक बंध बनाया जिसका क्या नाम है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जो है ये सिग्मा आकृति का होता है। कैसी आकृति का होता है ये बंध, सिग्मा आकृति का होता है, इसकी शेप एस आकृति की तरह होती है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बंध है वो कैसी आकृति का है, सिग्मा आकृति का है। यहां तक क्लियर सभी को। देखो हमारी गैसों का परिवहन की चर्चा कर रहे थे, 97% जो परिवहन है वो किसके द्वारा हुआ, आरबीसी के द्वारा। 3% परिवहन किसके द्वारा हुआ, प्लाज्मा के द्वारा। एक बार मैं इसको पुनः आप लोगों को समझा देता हूं कि देखो हमारे ये जो फेफड़े थे, इन फेफड़ों के अंदर मिलियंस की संख्या में हमारी कूपिकाएं थी जिनके अंदर हमारी वायु भरी हुई थी। बाहर से आपने वायु को लिया और उसको हमने यहाँ पे भर दिया। यहां हमारे बाहर की ओर रक्तवाहिनी जा रही थी और ये जो रक्तवाहिनी थी विद्यार्थियों, ये रक्तवाहिनी यहां से जो ऑक्सीजन था वो हमारी रक्तवाहिनियों में आ गया और जिस प्रक्रिया से आया उसका नाम है विसरण। क्या नाम है भाई इसका, विसरण। तो यहां से पहला पॉइंट, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कूपिकाओं से, डियर विद्यार्थियों फेफड़ों में कौन है, कूपिकाएं, कूपिकाओं से रक्तवाहिनियों में विसरण के द्वारा जाता है, विसरण के द्वारा जाता है। ओके, अब बात ये आई कि सर एक चीज बताओ, ये फेफड़ों की आपने बताया था कि फुफ्फुसीय झिल्ली है, फेफड़ों के बाहर का आवरण क्या है, फुफ्फुसीय झिल्ली। बीच में ये आपको जगह दिखाई दे रही होगी, ये खाली जगह, इस खाली जगह का नाम है आधारी कला, आधारी कला। और ये हमारी फेफड़ों की झिल्ली है, लंग्स की फेफड़ों की झिल्ली, फेफड़ों की झिल्ली, हालांकि एक फेफड़ा है। और ये हमारी रक्तवाहिनी की भित्ति है, रक्तवाहिनी की भित्ति या दीवार। तो देखो एक चीज बताओ मुझे, आपके फेफड़ों में ये कूपिकाओं के अंदर कौन भरी है, ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को कहां पे जाना है, हमारी रक्तवाहिनियों के अंदर। तो बताओ विद्यार्थियों किस किस चीजों को ये पार करके जाएगी। सर्वप्रथम तो ये फेफड़ों की झिल्ली को पार करती है। ये मैं सारी की सारी चीजें आप लोगों को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं डियर साथियों। आप 9th 10th 11th और 12th के एनसीईआरटी को उठा करके देखोगे तो ये टॉपिक हमारे एक महत्वपूर्ण पार्ट है। आपके 10th के एनसीईआरटी में भी दे रखा है जीव प्रक्रम के अंदर, और आपके 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें तो श्वसन तंत्र का अलग से टॉपिक दे रखा है। तो देखो ऑक्सीजन यहां से पार जाएगा सबसे पहले फेफड़ों की झिल्ली को। झिल्ली को आकर के कहा कि झिल्ली मुझे यहां से जाने दे बाहर, मेरा दम घुट रहा है। दम क्यों घुटा, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी। तो ऑक्सीजन के बीच में धक्का मुक्की ज्यादा हो रही थी, दाब ज्यादा लग रहा था। अतः ये लाइन आप लिख सकते हो कि कूपिकाओं के अंदर, कूपिकाओं के अंदर, कूपिकाओं के अंदर O2 का दाब, O2 का दाब अधिक होता है। किसका दाब अधिक है भाई, O2 का दाब अधिक होता है। और अगर इस दाब की हम गणना करें कि कितना दाब है, तो ये होता है 104 mmHg। कितना दाब है भाई, यहां पे 104 mmHg किसका, ऑक्सीजन का दाब है। अब यहां पे दाब ज्यादा था, इसकी वजह से ऑक्सीजन को बाहर निकलना था क्योंकि धक्का मुक्की ज्यादा हो रही थी। तो ऑक्सीजन सबसे पहले गया फेफड़ों की झिल्ली के पास में, कि झिल्ली को कहा कि भाई मुझे यहां से बाहर जाना है। इस यहां से जब बाहर निकला तो यहां बीच में गली एक पड़ गई। जैसे आप एक मकान से दूसरे मकान में कूद के जाते हो तो पहले तो उस मकान जो आपका है उसकी दीवार को कूदना पड़ेगा, फिर बीच में जो गली है उसको पार करना पड़ेगा, और फिर जिसके घर पे कूद रहे हो उसकी भी दीवार को पार करना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों यहां पे सबसे पहले फेफड़ों की झिल्ली को पार किया, फिर बीच में जो आधारी कला थी, जो गैप था, इसको भी इसने पार कर दिया। तीसरी चीज कौन आई फिर, रक्तवाहिनियों की भित्ति। इस भित्ति के अंदर जैसे ये पार किया, ये चला गया इन रक्तवाहिनियों में बहने वाले रक्त में।
और इस रक्त में कौन थी? आरबीसी। आरबीसी के साथ में कौन थी? हीमोग्लोबिन। अब विद्यार्थियों आप बोलोगे कि सर यहाँ कोई दरवाजा लगा हुआ था क्या, जो दरवाजा खोल दिया गया और ऑक्सीजन यहां से इधर आ गई? तो डियर विद्यार्थियों, यहाँ कोई दरवाजा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतनी बात याद रखना, ये तीनों की तीनों जो परत मैंने बताई है, फेफड़ों की झिल्ली, आधारी कला और रक्तवाहिनी, ये तीनों जो होती हैं, इन तीनों परतों की मोटाई, मैं पूरा लिख देता हूं, तीनों परतों की मोटाई, तीनों परतों की मोटाई 1 mm से भी कम होती है, 1 mm से भी कम होती है। अब ये बहुत कम थी, बहुत पतली थिकनेस झिल्ली थी, तो इस झिल्ली को आसानी से पार करके ये कहां गए विद्यार्थियों? हमारी रक्तवाहिनियों के अंदर। रक्तवाहिनियों में रक्त बह रहा था, यहां पे रक्त के साथ में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, यहां पे आरबीसी बह रही थी और आरबीसी में कौन था? हीमोग्लोबिन था। तो हमारी आरबीसी जो है उसमें हीमोग्लोबिन था, तो हीमोग्लोबिन ने हमारी आरबीसी को कहा कि भाई मुझे यहां से इस ऑक्सीजन को बैठा के लेके जाना है। तो आपका हीमोग्लोबिन जो है उसने पहले बात की आपके ऑक्सीजन से और कहा कि आ जाओ मेरे साथ में बैठ करके तुम्हें घुमा के लाता हूं। हीमोग्लोबिन के साथ में कौन जुड़ा? ऑक्सीजन। और यहां से इसको ये घुमाने के लिए कहां लेके जाएगा? हृदय के अंदर। हमने ये चीजें भी पढ़ी थी। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज, ऑक्सीजन कूपिकाओं से रक्तवाहिनियों में कौन सी क्रिया के द्वारा आता है? ये क्वेश्चन बनता है विद्यार्थियों, विसरण के द्वारा। ऑक्सीजन जो है वो आपके हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ के कौन सा बंध बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्यों यहां से आपका ऑक्सीजन रक्तवाहिनियों में ही क्यों गया? क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन का दाब ज्यादा था, इसको बाहर निकलना था, और बाहर निकलने के लिए इसको कौन सी जगह मिली? हमारी रक्तवाहिनियां। और रक्तवाहिनियों में जैसे ही पहुंचा तो पहुंचते ही 97% ऑक्सीजन को किसने जाप लिया? भाई आरबीसी ने। और आरबीसी में कौन थी? हीमोग्लोबिन। इसने कहा बैठ मेरे साथ, तेरे को लेके चलता हूं। तो यहां से ये रक्तवाहिनी लेके इसको आगे चली गई। तो यहां से हमारे 2-3 क्वेश्चन बने विद्यार्थियों, और ये बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। एक तो विसरण का, एक ये कि कौन सी क्रिया के द्वारा ये पार करके गई है। तो विद्यार्थियों इसकी मोटाई बहुत कम थी, उस वजह से हमारा विसरण जो है वो सफल हुआ। विसरण का सीधा सा अर्थ है कि सांद्रता प्रवणता के, यानी अधिक दाब से कम दाब की ओर जाना। मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ये लिख दिया कि कूपिकाओं के अंदर O2 का दाब कितना होता है? 104 mmHg। तो बात कर लेते हैं CO2 की, कि कूपिकाओं में CO2 का दाब, CO2 का दाब कम होता है, कम होता है। कितना होगा यहां से हमारा? लगभग ये 40 mmHg। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहां हमारे CO2 का जो दाब है वो तो हो गया कम, और ऑक्सीजन का दाब क्या हो गया? अधिक। इसलिए फेफड़ों से बाहर तो कौन निकल गया? ऑक्सीजन। यहां दाब कम था, इस वजह से CO2 कहां चला गया? आपके फेफड़ों में। भाई फेफड़ों में CO2 के लिए जगह खाली थी, इसलिए CO2 कूद गया, भाई मेरे लिए वहां जगह सीट खाली है। यहां से ऑक्सीजन इसलिए भागा क्योंकि यहां ऑक्सीजन के बेचारे के धक्के लग रहे थे कि तू यहां से जा, और यहां से इसी वजह से कूद करके कहां चला गया? आपकी रक्तवाहिनियों में। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आया। अब बात करते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो बंध बना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बंध जो बना, बंध, आप जरा बताओ विद्यार्थियों टूटेगा कहां पे? ये बना कहां? कूपिकाओं के अंदर, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का दाब ज्यादा था, इसलिए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ा था। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बंध कूपिकाओं में बनता है, कूपिकाओं में बनता है, तथा तथा कोशिका या उत्तक, तथा कोशिका या उत्तक स्तर पर, उत्तक स्तर पर विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, विखंडित हो जाता है। क्यों टूटा वहां पे? तो आप ये बता सकते हो डियर विद्यार्थियों कि जैसे ही आपका आरबीसी या हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके कोशिकाओं में पहुंचा, तो कोशिकाओं में CO2 तो ज्यादा थी और ऑक्सीजन क्या था? कम था। तो वहां से आपका जो O2 था, ऑक्सीजन था, वो उतर गया क्योंकि वहां पे उसको दाब कम लगा। मैं चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। ये आपके फेफड़े हैं और नीचे की तरफ मैं बना देता हूं आपकी कोशिका, कोशिका। अब देखो
फेफड़ों की बात करके चले तो फेफड़ों के अंदर O2 तो क्या है, अधिक, और CO2 क्या है, कम। अब भाई अगर बाहर निकालेंगे तो किसे बाहर निकालेंगे, O2 को, क्योंकि O2 क्या है यहाँ पे, कम है। तो ऑक्सीजन को फेफड़ों से बाहर निकाला, और बाहर निकालने का मतलब शरीर से बाहर नहीं, फेफड़ों से बाहर कोशिकाओं के ये रक्तवाहिनियों में भेज दिया। रक्तवाहिनियां आपकी कहाँ, ये कोशिकाओं के अंदर, बीच में हृदय और आता है, लेकिन कहाँ, ये कोशिका के अंदर। कोशिकाओं के अंदर CO2 का दाब अधिक था। CO2 का दाब क्या था विद्यार्थियों, अधिक था। और O2 का दाब क्या था, O2 का दाब क्या था विद्यार्थियों, कम था। यहां जैसे ही ऑक्सीजन पहुंची, इस ऑक्सीजन ने हीमोग्लोबिन को कहा कि हीमोग्लोबिन मुझे तू यहां पे उतार दे, मेरे लिए सुरक्षित जगह है, यहां मेरे लिए कोई ज्यादा भीड़ है नहीं, और मैं यहां उतरना चाहती हूं। ऑक्सीजन को जैसे ही हीमोग्लोबिन ने उतारा, ये ऑक्सीजन आपकी कोशिकाओं में उतर गई, और उतरते इसने किसको तोड़ दिया, ग्लूकोज को। ग्लूकोज से कौन निष्कासित हुई, CO2। इसीलिए यहाँ CO2 ज्यादा भरी है, क्योंकि CO2 विखंडित हो करके अधिक ज्यादा मात्रा में बनती जा रही है, क्योंकि अवायवीय श्वसन में तो ऑक्सीजन की आवश्यकता भी नहीं होती। यहां से इस CO2 को वापस जोड़ा गया, मैंने सारी चीजें बता दी आपको किस किस के द्वारा ये परिवहन होता है, और CO2 को वापस कहां भेज दिया, उस फेफड़ों की तरफ। जब फेफड़ों के पास में CO2 गया, तो आपके रक्त को कहता है कि भाई मुझे यहां उतार दे। फेफड़ों में CO2 की संख्या कम है, इसलिए यहां से CO2 कहां चला गया, आपके फेफड़ों के अंदर। और ये फेफड़ों में जाते ही, मैंने आपको कल भी बताया था, फेफड़ों में आपकी जो पसलियां है उनको अंदर की ओर धक्का लगता है, और ये आपका जो डायफ्राम था, ये पहले सीधा था, अब ये ऐसे हो गया, ये आ गए अंदर की ओर हमारे पसलियां, और ये हमारा हो गया गुंबदाकार। तो अंदर का एरिया कम हो गया। जैसे ही अंदर का एरिया कम हुआ, हमारे फेफड़े अंदर की ओर धसे, तो हमारे जो अंदर की वायु थी वो कहाँ, ही बाहर की ओर। एक बार आप अपने फेफड़ों पे हाथ रखो और श्वसन को फील करो। देखो, जब आप श्वास खींचोगे तो हमारा हाथ थोड़ा सा ऊपर की ओर उठेगा, और जब आप श्वास छोड़ोगे तो हमारा हाथ वापस अपनी स्थिति पे चला जाएगा। जब ये बाहर की ओर आए, तब तो अंदर की वायु, वो सॉरी बाहर की वायु अंदर, और जब वापस धसे तो अंदर की वायु बाहर। तो विद्यार्थियों, ये आपका अंतर श्वसन और बाह्य श्वसन भी हो गया, ये हमारी गैसों का परिवहन भी हो गया। और एक चीज यहां से ये नोट और कर लेना, यहाँ पे O2 का दाब कितना होता है, 40 mmHg, 40 mmHg। और CO2 का दाब कितना होता है, जरा कल्पना करो, कम होगा या O2 से अधिक, अधिक होगा, और अधिक कितना है, 45 mm। यहाँ पे हमारी CO2 का दाब कम था और O2 का दाब ज्यादा था। ज्यादा भी कितना था, 104 mmHg। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होगी। हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब चर्चा करते हैं हम कि हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको हमने यूज ले लिया हमारे शरीर की ऊर्जा निर्माण के लिए, और जो CO2 बनी थी उसको हमने बाहर निकाल दिया। अब मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि हमारे शरीर का जो वायवीय श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन जो होता है, वो कहाँ कहाँ संपन्न होता है। जरा याद करो, कॉपी के पेज पलट के मैंने आपको लिखाया था कि यह कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे दो चक्कर चलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरा है क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र। एक चक्र आपके कोशिका द्रव्य में संपन्न हो रहा है, और दूसरा चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न हो रहा है। तो जरा कॉपी का पहला पेज खोलो, और उसमें मैंने आपको वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में कुछ अंतर लिखाया था। तो आप वायवीय श्वसन के अंदर आप देखोगे, मैंने ये लिखाया है कि यह कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में संपन्न होता है। अर्थात आपके वायवीय श्वसन के अंदर दोनों प्रक्रम चल रहे हैं। ये तो कहां हो रहा है, कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य के अंदर। और दूसरे वाली जो घटना है वो कहां चल रही है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो विद्यार्थियों, आपका जो वायवीय श्वसन है वो तो कहां संपन्न होता है, कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में। अब मैं चित्र के द्वारा भी एक बार आपको समझा दूं। ये आपकी पूरी की पूरी एक कोशिका होगी, और इस कोशिका में ये भरा है पानी, या आप बोल दो द्रव्य, और इस द्रव्य का नाम क्या है, कोशिका द्रव्य। इसके अंदर को छोड़ दो, बाकी का जितना भी पानी भरा है, जितना भी द्रव भरा है, उसे क्या बोलोगे, कोशिका द्रव्य। तो सबसे पहले तो आपने जो ऑक्सीजन लेके गए थे कोशिकाओं में, और वहां पे जो ग्लूकोज का, वहां सबसे पहले तो चक्र चला विद्यार्थियों ग्लाइकोलाइसिस का। कौन सा, ग्लाइकोलाइसिस का। और कहां चला, ये कोशिका द्रव्य में। दूसरा क्रेब चक्र कहां चला, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो विद्यार्थियों, ये तो कोशिका द्रव्य है,
इसमें तो कौन चलता है, ग्लाइकोलाइसिस। कौन सा चक्कर चलता है, ग्लाइकोलाइसिस। और यहाँ पे एक दोहरी झिल्ली युक्त एक और कोशिकांग है, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है विद्यार्थियों, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें कौन सा चक्कर चलता है, क्रेब्स चक्कर। तो आपके वायवीय श्वसन के अंदर तो ग्लाइकोलाइसिस भी होता है और क्रेब्स चक्कर भी चलता है। यानी वायवीय श्वसन में तो कौन कौन से चले, ऑक्सिया वायवीय, इसमें चले हमारे क्रेब्स चक्कर प्लस ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। और वहीं हम बात करके चले अवायवीय श्वसन की, तो अवायवीय श्वसन जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसमें कौन सा चक्कर चलेगा विद्यार्थियों, ग्लाइकोलाइसिस। देखो अवायवीय श्वसन में मैंने आपको लिखाया है कि यह सिर्फ और सिर्फ कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, और कोशिका द्रव्य में कौन सा चक्कर चला है, ग्लाइकोलाइसिस। बाकी मैंने आपको कोशिका की स्ट्रक्चर के रूप में भी समझा दी। हम चर्चा करेंगे कोशिका का पूरा टॉपिक लेकर के, और वहां पे हम सभी कोशिकांगों को भी पढ़ेंगे, कोशिका का पोस्टमार्टम करेंगे पूरा का पूरा, कौन कौन से कोशिकांग हैं, कैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, किसका क्या काम है। तो जुड़े रहो, कोशिका तक भी हम जल्द पहुंचेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, ये टॉपिक हमारा थोड़ा सा एंडिंग की ओर है, क्योंकि हमने लगभग चीजों को इसमें ऐड कर लिया है। अब हम और थोड़ी सी बात करें तो विद्यार्थियों, आपके फेफड़ों के अंदर कुछ वायु जो होती है, आप सामान्य अवस्था में खींचो और आप सामान्य अवस्था में निष्कासित कर दो, उसको हम कहते हैं ज्वारीय आयतन। यदि सामान्य अवस्था में आप वायु को खींच रहे हो और सामान्य अवस्था में वायु को बाहर निकाल रहे हो, तो उसे क्या बोलोगे आप, ज्वारीय आयतन। एक चीज यहां से एक पॉइंट तो पहला ये लिख लो, फेफड़ों में हमेशा कुछ वायु शेष रहती है। ये क्यों रहती है, ताकि अपने फेफड़े पिचके नहीं, तो कुछ वायु शेष रहती है, जिसे आप क्या बोलोगे विद्यार्थियों, अपशिष्ट आयतन। जिसे अपशिष्ट आयतन कहते हैं, इसे अपशिष्ट आयतन कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आपके फेफड़ों में कुछ वायु हमेशा शेष बनी रहती है, उसको हम कहते हैं अपशिष्ट आयतन। हालांकि अपने को ज्यादा डीपली नहीं जाना यहां से। ओके, सामान्य अवस्था में वायु को ग्रहण करना या निष्कासन ज्वारीय आयतन कहलाता है। ज्वारीय आयतन कहलाता है। आप देखो, श्वास दो प्रकार से ग्रहण करते हो। एक तो आप सामान्य अवस्था में बैठे हो और आप सामान्य अवस्था में बैठे बैठे श्वास ले रहे हो। एक श्वसन वो होता है जिसमें आप बलपूर्वक खींचते हो। जैसे मैं बात करूं, मैं सामान्य अवस्था में श्वास लूंगा तो मुझे ये लगेगा मैं कम वायु को अंदर लेके गया हूं, लेकिन यदि मैं बल लगा के खींचूं तो मेरे को फील होगा कि मैंने बहुत सारी वायु को अंदर खींचा है। तो हमारे ज्वारीय जो आयतन होता है वो कहलाता है कि भाई हमने सामान्य अवस्था में कितनी वायु को अंदर लेके गए और सामान्य अवस्था में हमने कितनी त्याग दी। ठीक है विद्यार्थियों, दूसरी हम यहां से महत्वपूर्ण पॉइंट पे और चर्चा करें तो आप लोग 1 मिनट में कितनी बार श्वसन की क्रिया करते हो। तो विद्यार्थियों, हम 12 से 16 के मध्य श्वसन की क्रिया प्रति मिनट करते हैं। प्रति मिनट आप लोग कितनी बार श्वास लेते हो, 12 से 16 बार। अब आप कैलकुलेट कर लेना कि आपको कितना समय लगा। हमारा हृदय 72 बार धड़कता है, हमने श्वास कितनी बार ली, 12 से 16 बार। अब यहां से अंतिम पॉइंट की हम चर्चा करते हैं कि आपके, हालांकि रोगों के अंदर इसको हम और ऐड करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश करता हूं। पहला रोग तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि आप लोग अत्यधिक मात्रा में धूम्रपान करते हो। धूम्रपान का मतलब है कि यदि आप बीड़ी सिगरेट पीते हो तो उससे क्या होगा कि आपके वायु नली के अंदर जाकर के जो आपकी सीलियां थी वो नष्ट हो जाएंगी, उसकी वजह से धूल मिट्टी अपने फेफड़ों में सीधी चली जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत से रोग होते हैं, जैसे श्वसनी शोथ होता है, कुपिकाओं की हमारी जो संख्या होती है वो भी कई रोगों में घट जाती है। कुछ रोग होते हैं जैसे व्यावसायिक रोग जिन्हें हम कहते हैं। व्यावसायिक जो रोग होते हैं उनके अंदर हम जो है
किसी फैक्ट्री वगैरह में जो कार्य करते हैं वर्कर्स, उन वर्कर्स के अंदर धूल मिट्टी जो होती है वो उसके पूरे दिन फेफड़ों के अंदर जाती रहती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पाउडर वगैरह जहां बनता है, वहां बाहर की वायु उसके शरीर के अंदर जाती रहती है और वो धूल मिट्टी के कण उसके फेफड़ों को जाकर के संक्रमित करते हैं, अत्यधिक मात्रा में संक्रमित कर देते हैं, जिसकी वजह से लंग से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। हालांकि इन सभी की हम चर्चा रोगों के अंदर करेंगे। अगर मैं रोग इन टॉपिक वाइज करवाऊंगा तो हम लोग रोगों के अंदर जो है एक पर्सनल टॉपिक लेंगे रोग, जिसके अंदर हम, हालांकि मैंने पाचन के कुछ रोग आपको करवा भी दिए थे, लेकिन फिर भी हम आगे जाकर के इनकी चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे रोग आपके शरीर में होते हैं। ये हमारे श्वसन का एक छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा बड़ा टॉपिक है भी नहीं श्वसन तंत्र, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चल रहे हैं और एनसीईआरटी हमारी माता है और माता की हमें बात माननी है। तो एनसीईआरटी के जितने भी हम लाइनें थी उनको हमने फॉलो किया है। हमारा जो ये चैप्टर था बड़ा आनंदित और बड़ा अच्छा टॉपिक भी है, मैंने आपको ये बता भी दिया। हालांकि हम श्वसन की चर्चा हमारे हृदय के अंदर और करेंगे, क्योंकि वहां हमें दोहरा परिसंचरण तंत्र पढ़ना है। और मैंने आपको बार बार एक ही चीज बताई है कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन को जोड़ के, हीमोग्लोबिन के अंदर जो ऑक्सीजन जुड़ा है वो हमारे हृदय में गया है और हृदय से वो बाहर की ओर निष्कासित हुआ है। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने ऐड की है विद्यार्थियों। आप लोग इनको अच्छी तरीके से लिखो, नोट्स बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ, पॉइंट टू पॉइंट बना करके लिखने की कोशिश करो। और विद्यार्थियों हमें कम से कम मटेरियल के अंदर हमारे क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सी पुस्तकें पड़ी हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन भी सोल्व हो और हम उन चीजों को कवर भी कर सके, हम उन चीजों को सीख भी सके जो हमारे लिए काम की है। बाकी मटेरियल आपको बहुत सारा मिल जाएगा, इतना मैटर मिल जाएगा कि आप लोग उसको कवर ही नहीं कर पाओगे। तो हमें इतना भी नहीं पढ़ना कि वो कहते हैं ना, इतना भी पानी में मत उतरो कि सिर के माथे से पानी निकल जाए। सिर्फ और सिर्फ इतनी कोशिश करो कि हम उन चीजों को सीख सके। तो हमारा ये श्वसन का टॉपिक था जो कंप्लीट होता है। हम चर्चा करेंगे अगले, हमारा जो टॉपिक है उसमें हम चर्चा करेंगे हमारे परिसंचरण तंत्र के बारे में। हृदय और हमारे जो ब्लड था, रक्त था, और हमारी जो रक्त वाहिनियां थी उनके बारे में हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सभी का हम स्वागत भी करेंगे और तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। आप जुड़े, आपने चीजों को ध्यान से सुना और नोट्स बनाए। धन्यवाद।